हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी में आपदा प्रबंधन आता है, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस रखते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पार्ट 1 वीडियो में बना दिए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी के अंदर लिख करके जरूर याद कर लेंगे और एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती है और अल्प समय में ही जन और धन की भयावह घटना आपदा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरा में डालने वाली अकस्मात घटना को ही आपदा कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर बोलना था, यानी कि आपदा से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखना था। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद जो 2 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर होगा कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान हो जाता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। मतलब कि आपदा जो आया और घटित होने के बाद जो हमारे संसाधनों का जो क्षति पहुंचाया, उसके प्रभावों को कम करना हमें आपदा प्रबंधन कहलाता है। और इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि जो प्रभाव हुए हैं उनसे हमें कैसे निपटा जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। 3 नंबर प्रश्न है कि आप प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। तो इसका आंसर होगा कि प्राकृतिक आपदाएं एवं मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उनमें निम्नलिखित अंतर है। प्राकृतिक आपदा में आपको लिखना है कि हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे कि आप लिख सकते हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात इत्यादि। और मानव जनित में लिख सकते हैं कि वैसी घटनाएं जिनकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों को हानि पहुंचाती हो, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे कि रेल मार्ग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे आदि। मतलब कि आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि महामारी, आतंकवाद और युद्ध कौन सा आपदा है, प्राकृतिक या मानव निर्मित, मानव जनित। इसका आंसर हो जाएगा मानव जनित। तो आप इस प्रकार से इसको लिख करके याद कर लेंगे। इसके बाद जो 4 नंबर प्रश्न है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय आपको लिखना है। इसका आंसर होगा कि पहला कि भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। 2 नंबर में लिख सकते हैं कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट को कलम होने चाहिए, कि कॉलम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो पिलर होता है वही कॉलम होना चाहिए। 3 नंबर में लिख सकते हैं कि नींव मजबूत एवं भूकंप रोधी होना चाहिए। और 4 नंबर लिख सकते हैं दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप रोधी होनी चाहिए। तो आपको भूकंप से बचाव का इसमें लिखना था, तो आप इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। इसके बाद जो 4 नंबर बाद जो अगला प्रश्न है 5 नंबर, कि तूफान मोहर्मी क्या है। आपको बताना है कि तूफान मोहर्मी क्या है। तो अक्टूबर नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आती है, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में तूफान मोहर्मी आता है। इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहानों से प्रेषित करता है। यह जल नदी में चढ़कर विस्तृत क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है, जिससे धन जन की अत्यधिक हानि होती है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है, पेड़ और मकान ध्वस्त हो जाते हैं। तूफान मोहर्मी एक तरह का चक्रवात ही है जो अक्टूबर या नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद जो 5 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न है कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करना है। तो जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से
पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे ही भूकंप कहा जाता है। इसके बचाव में आप 2 कारण लिख सकते हैं कि पहिलका भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करके और दूसरा इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करके, मतलब कि लोगों को जागरूक कर भी आप भूकंप से बच सकते हैं। इसके बाद जो 7 नंबर प्रश्न है कि भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक विदय होता है, उस ध्यान को ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव कम होता है। भूकंप केंद्र से उत्पन्न, यहाँ उत्पन्न है, उत्पन्न होने वाली जो तरंग होती है, तरंग समकोण पर आगे चलते हुए धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुंचती है उस धरातल के भाग को अभिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंगों का प्रभाव अधिक मिलता है। अधिकेंद्र में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रभाव वैसे वैसे कम हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख करके याद कर लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। तो सुखाड़ हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डालता है। पहला में आप लिखेंगे सूखा से कृषि उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसल को बुआई नहीं हो पाती है और बुआई देर से हो पाती है। दूसरा कारण लिख सकते हैं कि सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगला में लिखेंगे सूखा के कारण पशु चारे की कमी आ जाती है। सूखा के कारण पेयजल की भी कमी हो जाती है। और लास्ट 5 नंबर में लिखेंगे कि इससे खरीफ फसल की बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, मतलब कि जो खरीफ फसल होती है सूखा पड़ने पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो आपको सूखा से हमारे दैनिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको लिखना था। इसके बाद जो 9 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करना है आपको। तो इसके निम्नलिखित उपायों द्वारा सुखाड़ प्रबंधन का हम कर सकते हैं। तो पहला में आप लिखेंगे कि जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध बनाकर या छोटे छोटे जलाशय बनाकर। दूसरा में लिखेंगे सुखाड़ क्षेत्रों में वृक्षों की सघनता में वृद्धि कर। और तीसरा में लिखेंगे शुष्क फसलों की बुआई और ड्रिप सिंचाई विधि का अपनाकर। और लास्ट में लिखेंगे कि नहरों द्वारा सूखे क्षेत्र में जल पहुंचाकर। तो सूखा का प्रबंधन करने में आप इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं। इसके बाद जो 10 नंबर प्रश्न है कि सूखे के परिणाम का उल्लेख करें। तो सूखे की स्थिति में फसलें नष्ट हो जाने से खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता है, जिससे खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को अकाल कहा जाता है। फसलों के सूखने के कारण मवेशियों के लिए चारा का अकाल हो जाता है तथा इसके साथ ही सभी जीवों के लिए जल का अभाव हो जाता है। तो इसका परिणाम आप लिख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख करना है आपको। तो सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके इस प्रकार दिए गए हैं। तो पहला है समुद्र के नज़दीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर है कि तटबंधों के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। और 3 नंबर में लिखेंगे कि राष्ट्रीय क्षेत्रों के नज़दीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और इसमें अगला लिखेंगे कि सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए, मतलब कि सुनामी से बचने का आप ये प्राथमिक उपचार में ये सब कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 12 नंबर कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचने के उपाय को लिखना है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था इसका पहले में, सुनामी का बचाव का उपाय। यहाँ पर पिछले सुनामी से इसका परिभाषा और इसमें क्या समझते हैं। तो इसमें ऐड हो जाएगा कि महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्री तटियों में मानव जीव जंतु वनस्पति मकान उद्योग आदि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा देता है। और इसका बचाव का जो उपाय है तो लिखेंगे फिर से वही, समुद्री तटों में क्षेत्रों में जो वनस्पति लगाना चाहिए वो मैंग्रोव होना चाहिए। अगला में लिखेंगे कि समुद्र तट में कंक्रीट के तटबंध का निर्माण करना चाहिए। समुद्र के क्षेत्र में समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और इसके बाद लिखेंगे समुद्री क्षेत्रों में सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले ही सूचित कर देना चाहिए। और इसमें लिखेंगे कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से भी लोगों की जागरूकता जो है उनको आप जागरूक बना सकते हैं। तो इसके बचाव का उपयोग भी लिख लेंगे और इसका परिभाषा यानी कि आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद जो 13 नंबर प्रश्न है कि सुनामी संभावित क्षेत्रों में जो घर होता है उसका निर्माण पर कैसा होता है, इस पर आपका विचार प्रकट करना है। इसका लिखेंगे आंसर कि सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण तट से दूर होना चाहिए। गृह निर्माण का कार्य समतल भागों की अपेक्षा सामान्यतः ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए तथा मकान निर्माण इस प्रकार के हो कि भूकंप एवं सुनामी की लहर के प्रभाव को क्या कर दे, कम कर दे। तो आप इस तरह से ध्यान में रख करके जो सुनामी संभावित क्षेत्र है उसमें अपना घर
इस प्रकार बना सकेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 14 नंबर, चक्रवात को आपका परिभाषा बताना है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है तो बाहर केंद्र की ओर बड़ी तेज हवा चलती है, जिसको ही चक्रवात कहते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। आपके एग्जाम के लिए भी यही प्रश्न है कि जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है तो बाहर केंद्र की ओर बड़ी तेज हवा चलती है, उसे ही क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि ओलावृष्टि किसे कहते हैं? तो वर्षा के साथ साथ बर्फ के टुकड़ों की बौछार को ही ओलावृष्टि कहा जाता है। खरीफ फसलों के समय ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी हो जाती है। तो ओलावृष्टि कहने का मतलब वर्षा भी हो और साथ में जो उसमें होना चाहिए कौन चीज़? बर्फ के टुकड़े। जो अधिक मात्रा में तेज बारिश होती है तो कभी कभी ओला गिरने लगता है, उसी को ही ओलावृष्टि बोला गया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, बताना है आपको। तो आग लगने की स्थिति में निम्न प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पहला में है आग पर सर्वप्रथम नियंत्रण करें। 2 नंबर में है कि आग में फंसे हुए लोगों एवं मवेशियों को बाहर निकालें। और 3 नंबर में लिखेंगे कि आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार की व्यवस्था करें। और जो 4 नंबर जो अगला लिखेंगे कि आग के दौरान छत पर फंसे लोगों को सीढ़ी द्वारा उतारने का कार्य करना चाहिए। मतलब कि जैसे ही आग लगा है उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन है, आपको बताना है। तो आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक निम्न है। पहला है स्थानीय प्रशासन। आकस्मिक प्रबंधन के ये सबसे प्रमुख घटक है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही आपदा के आने के पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। 2 नंबर है स्वयंसेवी संगठन। तो आकस्मिक प्रबंधन का यह दूसरा घटक है। यह सरकार से सहायता प्राप्त कर अथवा अपने स्तर से आपदा के समय लोगों की मदद करता है। और 3 नंबर जो है इसका घटक वो है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। इसमें लिखेंगे कि आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत यह तीसरा घटक है। यह आपदा आने पर तत्काल लोगों की मदद करता है। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे।